हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड उसका सबसेक्शन 2 कवर किया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सबसेक्शन कवर करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, देखिए सवाल ये बनता है, क्या हमारी जीएसटी के अंदर सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर उन्हीं के लिए ही कंपोजिशन स्कीम है? क्या सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए किसी भी तरह की ऐसी कोई स्कीम नहीं है जहां पर वो इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 उसकी पावर से जो नोटिफिकेशन आता है, ओके, उस रेट की जगह एक कंसेशनल रेट से टैक्स का पेमेंट कर सके? तो ये हमारा एक सवाल बन रहा है, क्या सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं है? अच्छा, अब इसमें हमारा दूसरा सवाल ये बनता है, मान लीजिए जो मेनली सप्लायर ऑफ सर्विस है और साथ में सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है। अभी हमने सबसेक्शन 2 में देखा था, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो साथ में आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो स्पेसिफाइड लिमिट तक। अगर आप ट्रेडर हो तो साथ में आप सप्लाई ऑफ क्या कर सकते हो, सर्विस कर सकते हो अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। अगर आप शेड्यूल सेकंड है, पैरा 6 है, क्लॉज बी है, तो साथ में आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं अप टू स्पेसिफाइड लिमिट तक। लेकिन अगर जो मेनली सप्लायर ऑफ सर्विस है और साथ में सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, साथ में शेड्यूल सेकंड पैरा 6 क्लॉज बी कर रहा है, कहने का मतलब यह है कि उसकी सप्लाई ऑफ सर्विस का टर्नओवर पिछले साल के टर्नओवर इन स्टेट के 10% और 5 लाख से क्या है, ज्यादा का है। तो क्या ऐसे सप्लायर के लिए हमारे यहां पर कोई कंसेशनल स्कीम जीएसटी में नहीं है? ऐसे सवाल का जवाब हम देने आए हैं और वो जवाब हम देंगे सेक्शन 10 और सब सेक्शन 2A के प्रोविजन से। जी हां, सेक्शन 10 और सब सेक्शन 2A के प्रोविजन से हम क्या देंगे, इसका जवाब देंगे। आइए हम इसका जवाब लेते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A का जूस निकाल के। तो हमें लॉ बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट। देखिए लॉ बोल रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, मतलब सब सेक्शन 2AB सब सेक्शन 1 जैसे ही ओवरराइडिंग है, ओके, लेकिन उतना ही ओवरराइड करेगा जितना प्रोविजन इस एक्ट के दूसरे प्रोविजन क्या है, कॉन्ट्ररी है। मतलब इस एक्ट के अदर प्रोविजन और हमारे सेक्शन 10 के प्रोविजन अगर कॉन्ट्ररी है तो सब सेक्शन 2A क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। जैसे पहले भी आपको बताया था कि रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी ले सकता है, लेकिन सेक्शन 10 का सप्लायर आईटीसी नहीं ले सकता। तो अब सेक्शन 10 का प्रोविजन क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। हमने पढ़ा रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस इश्यू करता है, ओके, लेकिन सेक्शन 10 ने कहा आप रजिस्टर्ड होते हुए भी टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते, आपको बिल ऑफ सप्लाई क्या करना पड़ेगा, इश्यू करना पड़ेगा। सेक्शन 10 का प्रोविजन क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। इस एक्ट के अदर प्रोविजन ने कहा था रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द रिसिपेंट, लेकिन सेक्शन 10 ने कहा नहीं, सेक्शन 10 का सप्लायर रिसिपेंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। सेक्शन 10 का प्रोविजन क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। तो ये हमने जूस निकाला कि उतना ही ओवरराइड करेगा जितना यहां पर हमको क्या दिया है, कॉन्ट्ररी दिया है। बट सब्जेक्ट टू द का जूस क्या हुआ, उसे ओवरराइड नहीं करेगा, यहां ओवरराइड नहीं करेगा। किसको, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4। मतलब आरसीएम वाले प्रोविजन को क्या नहीं करेगा, ओवरराइड नहीं करेगा। पहले भी बताया था, वापिस से सुन लीजिए, अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली है अंडर आरसीएम वाली, तो उस पे आपको इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 10 एंड देयर रूल्स, उस रेट से आप पेमेंट नहीं कर सकेंगे। उस पे आपको सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 से आए नोटिफिकेशन में जो रेट है, नॉर्मल रेट से ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अगेन जूस क्या था, अगर आप आरसीएम वाली आउटवर्ड सप्लाई करते हैं
तो उस आउटवर्ड सप्लाई पे रिसिपेंट को ही टैक्स पेमेंट करना है, आपको टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। ओके, तो 9394 को ओवरराइड नहीं करेगा। एमसीक्यू के लिए हमने क्या निकाल लिया, जूस निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया, यहां पर जूस निकाल लिया। अब ये जो सबसेक्शन 2A है जो बीच में इंसर्ट किया गया है सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के बीच में, ये किन के लिए है, तो ये है ए रजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन ही ऑप्ट करेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन पे लेवी ही नहीं है। जूस देखिए रजिस्टर्ड पर्सन का, रजिस्टर्ड पर्सन ही सबसेक्शन 2A ऑप्ट करेगा, क्योंकि अगर आप अनरजिस्टर्ड हो मतलब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, मतलब आप पे जीएसटी लेवी ही नहीं है। तो जब लेवी ही नहीं है तो आप पे टैक्स का पेमेंट करने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट, नॉट एलिजिबल, जूस निकालिएगा। सब सेक्शन 2A सिर्फ वही रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट कर सकेगा जो एलिजिबल नहीं है। नॉट एलिजिबल लिखा है, टू पे, टू ऑप्ट टू पे नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अंडर सबसेक्शन किसमें, 1 में, अंडर सबसेक्शन 1 से ऑप्ट नहीं कर सकता, उसे सबसेक्शन क्या मिलेगा, उसे सबसेक्शन 2 मिलेगा। जैसे कैसे, ध्यान से सुनिए। सबसेक्शन 2 कौन ऑप्ट कर सकता है, जो एलिजिबल नहीं है, जो एलिजिबल नहीं है। किस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, सबसेक्शन 1 ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। कैसे एलिजिबल नहीं हो आप सबसेक्शन 1 ऑप्ट करने के लिए, तो ध्यान से सुनिए। एक सप्लायर है, ये उसका जीएसटीएन है, रजिस्टर्ड है, यहां से वो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है। जैसे ही उसने सप्लाई ऑफ सर्विस करी, जूस निकला, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 हिट हो गया, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 हिट हो गया, इनएलिजिबल हो गए। और अगर एक जीएसटीएन पे आप इनएलिजिबल हो गए हो तो आप बाकी सभी जीएसटीएन पे इनएलिजिबल हो जाओगे। भले ही आप दूसरे जीएसटीएन से रूल 7 वाली सप्लाई कर रहे हो, दैट इज मैन्युफैक्चरर हो, दैट इज ट्रेडर हो, दैट इज शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज क्या हो, बी हो, तो भी आप इनएलिजिबल हो गए। अब आप वहां पर भी ऑप्ट नहीं कर सकते, सबसेक्शन कौन सा, 1। तो ऐसे सप्लायर जो सबसेक्शन 1 क्या नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते, ओके, उनके लिए सबसेक्शन क्या बनाया है, 2A बनाया। तो ऐसे केस में मान लीजिए 2 जीएसटीएन है, एक जीएसटीएन से सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, आप क्या हो गए, सबसेक्शन 1 के लिए इनएलिजिबल हो गए। अब आप सबसेक्शन 2A क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। या फिर आप सप्लाई ऑफ, मेनली सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो और साथ में सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर रहे हो, रूल 7 वाली सप्लाई कर रहे हो, लेकिन मेन आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस है। मतलब आपका सप्लाई ऑफ सर्विस का टर्नओवर पिछले साल के टर्नओवर इन स्टेट के 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर से ज्यादा रहता है, आप सबसेक्शन 1 ऑप्ट नहीं कर सकते, आप नहीं करना चाहते सबसेक्शन 1 ऑप्ट। अब आप सबसेक्शन 2 क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, जो मेनली सप्लायर ऑफ क्या है, सर्विस है, साथ में सप्लाई ऑफ क्या कर रहे हैं, गुड्स कर रहे हैं, ओके। तो आप सबसेक्शन 2A क्या कर सकेंगे, ऑप्ट कर सकेंगे, ओके, सबसेक्शन 2 ऑप्ट कर सकेंगे। तो ये हमने जूस निकाला कि सबसेक्शन 2A उन्हीं के लिए है जो सबसेक्शन 1 नहीं कर सकते। आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि सबसेक्शन 1 ऑप्ट कर लें या सबसेक्शन 2A ऑप्ट कर लें, नहीं। 2A का गेट, दरवाजे उसी के लिए खुलेंगे जिसके लिए सबसेक्शन 1 के दरवाजे क्या हो गए हो, बंद हो गए हो। जो सबसेक्शन 1 क्या नहीं कर सकता, ऑप्ट नहीं कर सकता, वही सबसेक्शन 2A क्या कर सकेगा, ऑप्ट कर सकेगा। खास बात, सबसेक्शन 1 के अंदर एलिजिबिलिटी थी कि आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइए जूस निकालते हैं। यहां whose aggregate turnover in preceding financial year did not exceed 50 लाख रुपीस। जो समझिएगा, सब सेक्शन 1 में तो लिमिट है कितनी, 1.5 करोड़ की, और यहां पर लिमिट है कितनी, 50 लाख की। तो बेसिकली सब सेक्शन 2A किसके लिए है, सप्लायर ऑफ किसके लिए है, बना है, सर्विस के लिए बना है। किन के लिए बना है, सप्लायर ऑफ सर्विस। या फिर कौन, जो मेनली सप्लायर ऑफ कौन से हैं, सर्विस है, जो मेन सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ क्या कर रहे हैं, गुड्स भी कर रहे हैं, उनके लिए सबसेक्शन 2A है, क्योंकि वो सबसेक्शन 1 ऑप्ट नहीं कर सकते।
प्लस ये तभी ऑप्ट कर सकेंगे जब इनका पिछले साल का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर, आप सभी जानते हैं एग्रीगेट टर्नओवर का जूस ऑल इंडिया पैन बेसिस निकलता। और पैन का मतलब समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए फर्म का पैन है तो फर्म के टर्नओवर में पार्टनर का टर्नओवर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि पैन क्या हो गए हैं, डिफरेंट हो गए। कंपनी के टर्नओवर में डायरेक्टर का टर्नओवर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि पैन क्या है, डिफरेंट है। तो सेम पैन पे, सिंगल पैन पे ऑल इंडिया में आप जहां से भी सप्लाई कर रहे हैं, जहां जीएसटीएन है, जहां जीएसटीएन नहीं है, एग्रीगेट टर्नओवर, इंटर एग्जेम्प्ट सप्लाई, आपकी एक्सपोर्ट सप्लाई, सभी तरह की सप्लाई एक्सक्लूडिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी जो है, अगर क्या नहीं है 50 लाख से ज्यादा नहीं है, कितना है 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप सबसेक्शन 2A ऑप्ट कर सकते हैं। तो पहला तो आपका टर्नओवर भी 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस आप सबसेक्शन 1 भी क्या नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते, तो आप सबसेक्शन 2A ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप सबसेक्शन 1A ऑप्ट नहीं कर सकते लेकिन आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है पिछले साल का, तो भी आप सबसेक्शन 2A ऑप्ट नहीं कर सकेंगे। ओके, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा का नहीं है लेकिन अगर आप सबसेक्शन 1 ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल हैं तो आप वही ऑप्ट करिएगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल है सबसेक्शन 2A से। ओके, तो दो बातें ध्यान रखेंगे, सबसे पहले देखेंगे टर्नओवर और साथ में देखेंगे कि सबसेक्शन 1 में इनएलिजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सबसेक्शन 1 के लिए इनएलिजिबल के लिए साथ में क्या देखा जाता है, सबसेक्शन 2, क्योंकि सबसेक्शन 2 से हो जाते हैं इनएलिजिबल। ओके, तो ऐसे सप्लायर मे ऑप्ट टू पे का जूस निकालते हैं, ऑप्शनल है। जिस तरीके से सबसेक्शन 1 ऑप्शनल था उसी तरीके से सबसेक्शन 2A भी ऑप्शनल है। आप नहीं चाहते हैं तो आप सेक्शन 9 और सबसेक्शन 1 अगर आप ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं तो सेक्शन 9 और सबसेक्शन 1 में दी गई जो रेट है, जो नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी है, आप उससे अपनी लायबिलिटी क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। उससे अपनी लायबिलिटी क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये क्या है, मे ऑप्ट टू पे है, इसका मतलब जूस क्या हुआ, ये ऑप्शनल है। जिस तरीके से सेक्शन 9 और सबसेक्शन 1 ऑप्शनल था उसी तरीके से सेक्शन 9 और सबसेक्शन 2A भी क्या है, ऑप्शनल है। ओके, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा इन ल्यू ऑफ टैक्स पेबल बाय। अगर आप ऑप्ट करते हैं और क्या ऑप्ट करना चाहते हैं, इन ल्यू ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, तो अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में जो नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी है उसके अलावा, मतलब उसके नहीं पे करके आप इस रेट से क्या कर सकेंगे, पे कर सकेंगे। अगर आप सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 की रेट से पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप ये क्या कर सकेंगे, ऑप्ट कर सकेंगे। और यहां पर जो रेट है एन अमाउंट ऑफ टैक्स, यहां की जो रेट है वो एन अमाउंट ऑफ टैक्स, इतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा कंपोजिशन में। कैलकुलेटेड एट सच रेट का जूस निकाल देते हैं। सच का मतलब होता है रेट, हम आपको कहां बताएंगे, रूल में बताएंगे। तो हमको सेक्शन 10 और सब सेक्शन 1 के लिए भी रेट कहां बताई थी, रूल 7 में बताई थी। तो सेक्शन 10 और सब सेक्शन 2A के लिए भी रेट कहां बताएंगे, रूल में बताएंगे, एट सच रेट होगा। एट सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब रूल, बट नॉट एक्सीडिंग। सब सेक्शन 2 में दे दिया है, 2A में दे दिया है, रूल से रेट चेंज कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन एक्ट में दिया हुआ चेंज नहीं कर सकोगे, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकेगी। तो मैक्सिमम रेट बट नॉट एक्सीडिंग 3%, मैक्सिमम रेट कर दी है 3%। और सेक्शन 10 किसका है, सीजीएसटी का है, तो मैक्सिमम कर दी है 3%। कौन सा, सीजीएसटी, 3% कौन सा, एसजीएसटी। तो आपको अब सप्लायर ऑफ सर्विस भी अब कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करके 6% क्या कर सकते हैं, अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं। ओके, 6% की रेट से मैक्सिमम रेट है। कौन सी रेट है ये, मैक्सिमम रेट है
किस रेट से पेमेंट करना है अभी वो तो आपको कौन बताएगा, रूल बताएगा। लेकिन खास बात रूल में रेट दी ही नहीं है, रूल में रेट दी ही नहीं है, ठीक है। रेट जो है नॉट गिवन है, रेट नॉट गिवन, नॉट प्रोवाइडेड, दी ही नहीं है। किसके अंदर, नॉट प्रोवाइडेड, अंडर किसके अंदर, रूल के अंदर नहीं दी है। किसके लिए, किसके लिए, फॉर सेक्शन 10 और सब सेक्शन 2A के लिए रेट दी ही नहीं है। ओके, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी गलती सुधार करी और बता दिया कि रेट 3% प्लस 3% ही रहेगी, मतलब जो मैक्सिमम रेट है वो ही रेट रहेगी। दो हालांकि रूल में नहीं दिया है, लेकिन बाद में उन्होंने बता दिया है कि रेट कितनी रहेगी, 3% प्लस 3% ही क्या होगी, रेट रहेगी। ओके, तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितने से ज्यादा नहीं है, 50 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं है पिछले साल का। तो ये आपकी क्या है, एलिजिबिलिटी है। 50 लाख या 50 लाख से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। रेट आपको रूल में देंगे, क्या देंगे, रूल में देंगे, रूल में दी नहीं है। मैक्सिमम रेट जो 6% है वो ही क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। आपको पे करना पड़ेगा टर्न ओवर इन स्टेट पे। आपको किस पे करना है, टर्न ओवर इन स्टेट। सेम बात, सेम, हमने पहले भी किस पे करा था, टर्न ओवर इन स्टेट पे ही पे करा था। हमने जो पे करा था वो किसमें पे करा था, टर्न ओवर इन स्टेट पे ही पे करा था। हालांकि रेट किसमें का है, रूल में बताएंगे, रूल में दी नहीं है। मैक्सिमम कहा कितनी होगी, 3% प्लस 3% होगी, और अभी प्रैक्टिकल 3 प्लस 3 ही है। और ये पे करना पड़ेगा आपको किस पे, टर्न ओवर इन स्टेट पे। और टर्न ओवर इन स्टेट आप कैसे करेंगे, जीएसटीएन बेसिस करेंगे। कौन सा बेसिस करेंगे, जीएसटीएन बेसिस करेंगे। ओके, तो जितना आपका जीएसटीएन स्टेट में जितना टर्नओवर होगा उस जीएसटीएन पे उसका 6% आप क्या करेंगे, टैक्स का पेमेंट करेंगे। तो ये हमने क्या निकाल लिया, जूस निकाल लिया, ये हमने जूस निकाल लिया। अब ही इज नॉट, अब यहां पर इसकी इनएलिजिबिलिटी, इसकी इनएलिजिबिलिटी है। किसकी इनएलिजिबिलिटी है, सब सेक्शन 2A की इनएलिजिबिलिटी है। ओके, आइए अब हम इनएलिजिबिलिटी देखते हैं। सेक्शन 10 और सब सेक्शन 1 की इनएलिजिबिलिटी सेक्शन 10 और सब सेक्शन किस में दी थी, 2 में दी थी। ओके, उसी तरीके से नाउ सेक्शन 10 और सब सेक्शन 2A की इनएलिजिबिलिटी भी दी है, लेकिन वो इनएलिजिबिलिटी उसी सब सेक्शन 2A में दी है। ओके, इनएलिजिबिलिटी सब सेक्शन 2 में इनएलिजिबिलिटी थी कि आप सप्लायर ऑफ क्या नहीं होनी चाहिए, सर्विस नहीं होनी चाहिए जीएसटीएन पे। आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हो, ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए थे आइसक्रीम के, पान मसाला के, एरेटेड वाटर के, टोबैको के। ओके, इस तरह की हमको क्या दी थी, कुछ इनएलिजिबिलिटी दी थी। आइए अब हम देखते हैं सबसेक्शन 2A की कौन सी है इनएलिजिबिलिटी। तो यहां पर भी इनएलिजिबिलिटी, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, मना करा है, गुड्स की सप्लाई नहीं कर रहे हो, प्लस सर्विस की भी, ना तो गुड्स और ना ही सर्विस। ओके, ऑन विच क्या है, टैक्स नॉट लीवेबल। तो हालांकि तो अभी ऐसी कोई सर्विस है नहीं, ऐसी कोई सर्विस नहीं है जिसपे क्या हो रहा हो, जीएसटी लेवी नहीं हो रहा हो। सिर्फ गुड्स ही दिए हैं जिसपे क्या नहीं हो रहा है, जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है। तो यहां पर पहली इनएलिजिबिलिटी भी यही हो गई है कि आप नहीं सप्लाई कर रहे हो एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये इनएलिजिबिलिटी जीएसटीएन पे देखी जाएगी, किस पे देखी जाएगी, जीएसटीएन पे। जहां पर आप अनरजिस्टर्ड हो, जहां आप अनरजिस्टर्ड हो वहां आप लीकर सप्लाई कर सकते हो। सेकंड कौन सा है, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और कौन सा, क्रूड ऑयल। ओके, तो ये आप सप्लाई नहीं कर रहे हो जिसपे क्या नहीं होता हो, जीएसटी लेवी नहीं होता हो। ध्यान रखिएगा, ये इनएलिजिबिलिटी किस पे है, ये इनएलिजिबिलिटी किस पे है, ए रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन। और क्या लिखा है, ही इज नॉट एंगेज। तो ये इनएलिजिबिलिटी कहां की बात कर रहे हैं, जहां आपका क्या है, जीएसटीएन है। अगर आप जहां पर अनरजिस्टर्ड हैं वहां आप क्या कर सकते हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हैं, आप पे इनएलिजिबिलिटी हिट नहीं करेगी। चलिए आगे चलते हैं। ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। इंटर स्टेट का हम आपके लिए क्या निकाल दें, जूस निकाल दें।
इंटर स्टेट का हम क्या निकालें, जूस निकालें, तो पहले तो इंटर स्टेट ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों के लिए क्या कर दिया है, मना करा है, दोनों के लिए मना करा है इंटर स्टेट। इसका मतलब आप सहज को सप्लाई नहीं कर सकेंगे, ना तो आप सहज को गुड्स सप्लाई कर सकते हैं, ना ही सहज को सर्विस सप्लाई कर सकेंगे। आप टूरिस्ट को, अगर आप सब सेक्शन 2A ऑप्ट करते हैं तो टूरिस्ट को गुड्स क्या नहीं करेंगे, सप्लाई नहीं करेंगे गुड्स, क्योंकि टूरिस्ट को गुड्स सप्लाई करना इंटरस्टेट होता है। आप एक्सपोर्ट सप्लाई भी नहीं कर सकेंगे, आप एक्सपोर्ट सप्लाई भी नहीं कर सकेंगे, ना तो गुड्स और ना ही कौन सी सर्विस, वो भी क्या है, इंटरस्टेट है, वो भी क्या है, इंटरस्टेट है। और वो बाकी सभी जो सेक्शन 7 से इंटरस्टेट बताई गई है, सेक्शन 7 ऑफ कौन सा, आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन 7 ऑफ कौन सा है, आईजीएसटी एक्ट। तो आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करेंगे गुड्स और किसकी, सर्विस की, गुड्स और किसकी, सर्विस की। सेक्शन 10 और सब सेक्शन 1 में सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए क्या करा था, मना करा था, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मना करा था, गुड्स के लिए मना करा था। लेकिन सेक्शन 10 और सब सेक्शन 2A में उन्होंने गुड्स प्लस सर्विस दोनों के लिए क्या कर दिया है, मना कर दिया, गुड्स प्लस सर्विस दोनों के लिए क्या कर दिया है, मना कर दिया है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ओके, मान लीजिए हम सबसेक्शन 2A हैं और हम गुड्स की क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम गुड्स की क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम इंटरस्टेट क्या नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते, हम इंटरस्टेट क्या नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते। और अगर हम सर्विस हैं तो भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। अब एक विशेष बात आपको यहां पर ध्यान देने की है, विशेष बात यहां पर यह है, आप सप्लायर हैं किसके, फूड सर्विस के, आप सप्लायर हैं किसके, फूड सर्विस के। आप फूड सर्विस क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ओके, फूड सर्विस क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। और साथ में आपका मेन काम क्या है, अदर सप्लाई ऑफ सर्विस का है। आपका मेन काम कौन सा है, अदर सप्लाई ऑफ सर्विस का है, अदर सप्लाई ऑफ सर्विस। और अदर सप्लाई ऑफ सर्विस भी कितनी, 10% से ज्यादा। ओके, आपकी अदर सप्लाई ऑफ सर्विस भी कितनी, अदर सप्लाई ऑफ सर्विस भी कितनी, एक्सीडिंग कौन सा है, एक्सीडिंग प्रेस्क्राइब लिमिट। इस वजह से आप क्या नहीं कर सकते, इस वजह से आप सब सेक्शन 1 क्या नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते, एक्सीडिंग क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं। अब बात ध्यान से समझिएगा, अब आप सब सेक्शन 2A ऑप्ट करेंगे और जैसे ही आप सब सेक्शन 2A ऑप्ट करेंगे, आप अदर सर्विस भी क्या नहीं कर सकते, इंटर स्टेट नहीं कर सकते, आप इंटर स्टेट नहीं कर सकते। और साथ में आप फूड सर्विस भी इंटर स्टेट नहीं कर पाएंगे, आप फूड सर्विस भी क्या नहीं कर पाएंगे, इंटर स्टेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप सबसेक्शन 1 में होते, अगर आप सबसेक्शन 1 में होते तो आप फूड सर्विस क्या कर सकते थे, इंटर स्टेट कर सकते थे। अगर आप सबसेक्शन किस में होते, 1 में होते, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में होते, तो आप फूड सर्विस क्या कर सकते थे, इंटरस्टेट कर सकते थे, क्योंकि वहां पर गुड्स के लिए मना करा था, सर्विस के लिए मना नहीं करा था। लेकिन सबसेक्शन 2A में गुड्स और सर्विस दोनों के लिए क्या कर दिया है, मना कर दिया है। तो जैसे ही आपने सबसेक्शन 2A क्या करा, ऑप्ट करा, ना तो आप गुड्स इंटरस्टेट कर सकते, ना ही आप सर्विस क्या कर सकते, इंटरस्टेट कर सकते हैं, सहज को सप्लाई नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट सप्लाई नहीं कर सकते, टूरिस्ट को गुड्स नहीं दे सकते हैं। ओके, चलिए आगे। ही इज नॉट एंगेज्ड, हियर ही का मतलब क्या है, हियर ई का मतलब कौन सा है, रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जीएसटीएन। तो ये जो इन एलिजिबिलिटी है वो जीएसटीएन पे लगेगी, ये जो इन एलिजिबिलिटी है वो किस पे लगेगी, जीएसटीएन पे लगेगी। अगर आप क्या है, अनरजिस्टर्ड हैं, अगर आप क्या है, अनरजिस्टर्ड हैं और फिर आप क्या कर रहे हैं, नॉन टैक्सेबल क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो आप पे क्या होगा, इन एलिजिबिलिटी क्या होगी, डज नॉट अट्रैक्ट। ओके, तो ये जो इन एलिजिबिलिटी है वो क्या होगी, नॉट क्या होगी, अप्लाइज होगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन हमने जूस निकाल दिया है। ओके, इन एलिजिबिलिटी तभी होगी जब जीएसटीएन होगा, क्योंकि आप यहां पर वर्ड देख सकते हैं, ए रजिस्टर्ड पर्सन वर्ड यूज करा है। कौन सा, ए रजिस्टर्ड पर्सन। और आगे क्या बोल रहे हैं, वो तभी ऑप्ट कर सकेगा, रजिस्टर्ड पर्सन तभी ऑप्ट कर सकेगा इफ ही इज नॉट,
इफ ही इज क्या है नॉट, मतलब वो रजिस्टर्ड पर्सन क्या नहीं होना चाहिए, एंगेज्ड नहीं होना चाहिए। अब किस में एंगेज नहीं होना चाहिए, इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दोनों के लिए मना करा है, दोनों के लिए गुड्स और सर्विस, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ओके, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर कौन सा सेक्शन 52, मतलब टीसीएस। आपको ध्यान होगा सेक्शन 10 और जो सब सेक्शन कौन सा है 1 है, उसमें उन्होंने ईसीओ के लिए, उस ईसीओ जिसको क्या करना हो, टीसीएस करना हो, मना करा है। ये क्या करा है, इन एलिजिबिलिटी डाली है सबसेक्शन किसमें 2 में, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में है, गुड्स के रेस्पेक्ट में। अगर आप सबसेक्शन 1 में आते हैं, अगर आप सबसेक्शन किस में आते हैं, 1 में आते हैं, तो आप वहां पर सर्विसेज, चाहे वो फूड सर्विस हो, चाहे वो अदर सर्विसेज हो, आप ईसीओ के थ्रू क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। जिन्हें क्या करना हो, टीसीएस करना हो, आप क्या कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, गुड्स क्या नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने क्या करा है, सेक्शन 10 और सब सेक्शन 2A ऑप्ट करा है, तो आप गुड्स हो या क्या हो, सर्विसेज हो, गुड्स हो या क्या हो, सर्विसेज हो, दोनों ही आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते। और कौन सा, जिनको क्या करना हो, टीसीएस करना हो, जिनको टीसीएस करना हो। मतलब क्या है, अगर आपका कौन सा है, सेल्फ ईसीओ है, अगर आपका कौन सा है, सेल्फ क्या है, ईसीओ है, तो सेल्फ ईसीओ पे नो टीसीएस रिक्वायर्ड, सेल्फ ईसीओ पे क्या है, नो टीसीएस क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। अगर खुद के ही एप्लीकेशन से खुद की ही सप्लाई कर रहे हो, तो आपको खुद का टैक्स खुद से कलेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी स्थिति में आप पे इन एलिजिबिलिटी क्या नहीं होगी, हिट नहीं होगी, और आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A क्या कर सकेंगे, ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, तो खास बात वैसी ही इन एलिजिबिलिटी आ रही है जैसी इन एलिजिबिलिटी सबसेक्शन 2 में थी। वहां सिर्फ गुड्स के लिए मना कर रहे थे इंटरस्टेट में, ईसीओ में यहां पर गुड्स और सर्विस दोनों के लिए क्या करा है, मना करा है। ये लीजिए, हमने लिखा भी है, गुड्स एंड सर्विस दोनों ही नहीं कर सकते, गुड्स एंड सर्विस दोनों ही नहीं कर सकते। तो आप क्या नहीं कर सकते, आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, इंटरस्टेट गुड्स और सर्विस नहीं कर सकते, आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते जिसको टीसीएस रिक्वायर्ड है, गुड्स प्लस सर्विस। ओके, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स का मतलब क्या होगा, नोटिफाइड गुड्स। सच गुड्स का मतलब क्या होगा, नोटिफाइड जो भी होंगे। तो नोटिफाइड के लिए मना कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर। आपको ध्यान हो तो सेक्शन 10 और सबसेक्शन 1 के लिए भी मना करा था, आइसक्रीम, पान मसाला, आइसक्रीम, अमूल आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट, विमल पान मसाला, थम्स अप, बीड़ी सिगरेट, जर्दा, मना करा था। यहां पर भी सेम रेस्ट्रिक्शन लगाई है, यहां पर भी क्या लगाई है, सेम रेस्ट्रिक्शन। यस, यहां पर भी सेम रेस्ट्रिक्शन लगाई है, किस पे, मैन्युफैक्चरर पे। यहां पर किस पे लगाई है, सेम रेस्ट्रिक्शन लगाई है मैन्युफैक्चरर पे। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स, ओके, सच गुड्स, और सप्लायर ऑफ सच सर्विस। तो सब सेक्शन 2A के लिए, सब सेक्शन किसके लिए, 2A के लिए उन्होंने गुड्स और सर्विस दोनों के लिए कराए, नोटिफाइड कराए। सब सेक्शन 1 में तो सिर्फ किसके लिए था, मैन्युफैक्चर ऑफ किसके लिए, गुड्स के लिए। लेकिन सब सेक्शन किसके लिए, 2A के लिए, वो नोटिफाइड कर सकेंगे किसको, गुड्स को भी, और नोटिफाइड कर सकेंगे किसको, सर्विस को भी। लेकिन फिलहाल किसी भी सर्विस को नोटिफाइड नहीं कराए, किसी भी सर्विस को नोटिफाइड नहीं कराए। लेकिन सेम गुड्स क्या कर रखे हैं, नोटिफाइड कर रखे हैं जो सबसेक्शन 1 में थे। दैट इज कौन सा था, अमूल क्या था, आइसक्रीम। ओके, फिर हमने पढ़ा था फ्रोजन डेजर्ट, विमल क्या था, पान मसाला, विमल पान मसाला हमने पढ़ा था, जर्दा हमने पढ़ा था, थम्स अप, ये जो थे वो सेम यहां पर भी क्या कर रखे हैं, नोटिफाइड कर रखे हैं। ओके, तो सेम हो गया। ही इज क्या है, ही इज नॉट क्या है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और क्या है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सेम सबसेक्शन किस में था, 2 में था। अगर आप एक जगह भी क्या हो, सीटीपी की तरह रजिस्टर्ड हुए, अगर सीटीपी की तरह रजिस्टर्ड हुए, तो बाकी जीएसटीएन पे भी आप सबसेक्शन 2A से इनएलिजिबल हो जाओगे, और सबसेक्शन 2 से भी क्या हो जाओगे, इनएलिजिबल हो जाओगे। तो सेम हो गया है, सेम हो गया।
खास बात यह थी कि सब सेक्शन 2 में वो सिर्फ गुड्स पे कर रहे थे, यहां पर उन्होंने सर्विस पे भी कर दिया। सर्विस भी इंटरस्टेट नहीं करोगे, सर्विस भी ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं करोगे, सर्विस को भी नोटिफाइड कर सकते हैं, सर्विस को भी नोटिफाइड कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 में सिर्फ गुड्स ही क्या कर सकते थे, नोटिफाइड कर सकते थे। ओके, अब यहां पर जूस निकालते हैं। प्रोवाइडेड वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन, मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन, जूस क्या हुआ, मोर देन वन जीएसटीएन आर हैविंग द सेम पेन, मतलब एक ही पेन पे आपके एक से ज्यादा क्या है, जीएसटीएन है। ये आपका पेन हो गया और आपके एक ही पेन पे एक से ज्यादा क्या है, जीएसटीएन है। तो ये रहे एक से ज्यादा कौन सी, जीएसटीएन। रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज जीएसटीएन shall not be eligible to opt for the scheme। सबसेक्शन 2A ऑप्ट नहीं कर सकते अंडर क्या है, दिस सबसेक्शन, अनलेस जब तक की ऑल सच रजिस्टर्ड पर्सन, ऑल सब जीएसटीएन पे ऑप्ट टू पे, सब जीएसटीएन ऑप्ट करें। अगर ऑप्ट करना है तो यूनिफॉर्मली सब क्या करें, ऑप्ट करें। और अगर एक ऑप्ट नहीं करना चाहता तो फिर दूसरे भी जीएसटीएन ऑप्ट नहीं कर सकते। तो जब तक कि ऑल जीएसटीएन क्या नहीं कर लेते, ऑप्ट नहीं कर लेते अंडर सबसेक्शन किसमें, दिस सबसेक्शन में। तो अगर आपके इस जीएसटीएन पे सबसेक्शन 2A ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको इस पे भी सबसेक्शन 2A ऑप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इस पे यहां पर सबसेक्शन 2A ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं, एलिजिबल है फिर भी ऑप्ट नहीं करना चाहते, तो यहां पर भी आप सबसेक्शन 2A क्या नहीं कर सकेंगे, ऑप्ट नहीं कर सकेंगे। तो सेम बात हमको सबसेक्शन 1 के लिए भी दी थी, सबसेक्शन 2 में लिखी हुई थी, वहां पर भी प्रोवाइजो में सेम बात क्या लिखी है, यहां पर भी क्या करी है, प्रोवाइजो में लिखी हुई है, सेम यहां पर लिखी हुई है। ओके, तो ये स्कीम क्या है, अप टू जिनका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है। एलिजिबिलिटी यहां की हमारी क्या है, जिसका भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, दैट इज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया कौन सा होगा, पैन बेसिस होगा। और पैन बेसिस में भी सिर्फ कौन सा बेसिस देखेंगे, इंडिया बेसिस ही देखेंगे। ओके, कौन सा बेसिस देखेंगे, इंडिया बेसिस ही देखेंगे। और सारी कौन सी सप्लाई लेने की बात करी है, ऑल आउटवर्ड क्या करी है, सप्लाई लेने की बात करी है, ऑल आउटवर्ड सप्लाई। अगर ये क्या नहीं है, 50 लाख से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है। ओके, 50 लाख से ज्यादा नहीं है, प्लस आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और वहां के सबसेक्शन 2 से क्या हो, इनएलिजिबल हो, वहां से क्या हो, इनएलिजिबल हो, तो फिर आप कहीं जाके सबसेक्शन 2A ऑप्ट करने के लिए क्या होते हो, एलिजिबल होते हो। तो आप सबसेक्शन 2A ऑप्ट करने के लिए क्या है, एलिजिबल है। ये हमने जूस निकाल रखा है, अप टू 50 लाख के एग्रीगेट टर्नओवर तक ये स्कीम क्या है, एप्लीकेबल है। अभी हम इसका भी क्या देखेंगे, जूस देखेंगे। ओके, तो अभी हमने सबसेक्शन 2A मेनली सप्लायर ऑफ किसके लिए, सर्विस के लिए, सप्लायर ऑफ सर्विस। ओके, तो प्योरली सप्लायर ऑफ सर्विस या फिर जो मेनली सप्लायर ऑफ सर्विस है वो इस स्कीम को क्या कर सकेंगे, ऑप्ट कर सकेंगे, अगर वो सबसेक्शन 1 से क्या होते हैं, इनएलिजिबल रहते हैं। प्लस एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से क्या नहीं होता है, ज्यादा का नहीं होता है। अब हमारा यहां पर क्वेश्चन ये बनता है, अब हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है कि मान लीजिए अगर हमने सबसेक्शन 1 ऑप्ट कर लिया, अगर हमने सबसेक्शन 1 या फिर 2A क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया, तो क्या ये पूरे करंट फाइनेंशियल ईयर में, क्या वो पूरे करंट फाइनेंशियल ईयर में वो स्कीम हम पे एप्लीकेबल होगी। और इस साल हम इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या है, टर्नओवर, इररेस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर हम कंपोजिट डेट से पे कर सकेंगे। क्या पूरे करंट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल होगी, इररेस्पेक्टिव भले इस साल का टर्नओवर कितना ही हो जाए। ओके, तो ये हमारा क्या बनता है, सवाल बनता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा, एग्रीगेट टर्नओवर। तो क्या हम पूरे साल कंपोजिशन स्कीम से पे कर सकेंगे, तो इसका जवाब मिलेगा हमको हमारे सब सेक्शन किससे, 3 से, हमको मिलेगा सब सेक्शन किससे, 3 से जवाब मिलेगा। और सब सेक्शन 3 कहेगा कंपोजिशन लेवी शैल लैप्स, पूरे साल भर नहीं होगी, लैप्स हो जाएगी। कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगी, आपकी लैप्स हो जाएगी वंस एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर वही पैन बेसिस, ऑल इंडिया पैन बेसिस, करंट फाइनेंशियल ईयर में जैसी एक्सीड कर गया है, जो सबसेक्शन 1 में जो लिमिट दी थी, ओके, पिछले साल के देखने की, वो भी करंट ईयर में सेम है।
और सब सेक्शन 2A में जो लिमिट दी थी पिछले साल 50 लाख से ज्यादा नहीं हो, तो इस साल भी कितना है, इस साल भी क्या है 50 लाख ही है, इस साल भी कितना है 50 लाख है। तो आपकी ये जो स्कीम है, ये जो आपकी स्कीम है, ये परपिचुअल पूरे साल भर तक नहीं रहेगी। आंसर क्या हो चुका है, नो हो चुका है, आंसर नो हो गया। ये कब तक रहेगी, तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 ने कहा जैसे ही आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का, ओके किसका है, करंट फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर जैसे ही क्या कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, जैसे ही आपका क्या कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, कौन से जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A में जो लिमिट दी है, जो लिमिट दी है, ओके मतलब इस साल भी आप कितने तक कर सकेंगे, 1.5 CR, 75 लाख और कौन सा है 50 लाख, जिसपे जो लिमिट एप्लीकेबल है, ओके जिसपे जो लिमिट एप्लीकेबल है। 50 लाख वाली लिमिट तो कब एप्लीकेबल है, जब हम सबसेक्शन किस में है, 2A में है, और इधर वाली लिमिट कब एप्लीकेबल है, जब हम सबसेक्शन किस में है, 1 में। तो इस साल हम पूरे साल में कंपोजिशन में हम तब तक ही पे कर पाएंगे जब तक हमारा टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट को क्या नहीं कर जाता, एक्सीड नहीं कर जाता। और अगर जैसे ही एक्सीड कर गया तो नॉर्मल स्कीम क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। आप पे कौन सी स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी, नॉर्मल स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। और नॉर्मल स्कीम का मतलब यह है फिर आपको सेक्शन 9, आपको फिर सेक्शन कौन सा है 9 और सब सेक्शन 1 में जो रेट दी हुई है उस रेट से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको उस रेट से क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी कंपोजिशन स्कीम क्या हो गई है, लैप्स हो गई है, जैसे ही कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है, तो फिर हम पे नॉर्मल स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। नॉर्मल स्कीम का हम क्या निकाल लें, जूस निकाल लें। नॉर्मल स्कीम का मतलब यह है कि अब हम क्या कर सकेंगे, टैक्स इनवॉइस इशू कर सकेंगे, हम टैक्स इनवॉइस इशू कर सकेंगे, हम टैक्स क्या कर सकेंगे, रिसिपेंट से कलेक्ट कर सकेंगे, हम आईटीसी का भी क्या कर सकेंगे, अवेलमेंट कर सकेंगे, आईटीसी का अवेलमेंट कर सकेंगे। तो इस साल भी हम पे कब तक स्कीम एप्लीकेबल है, जब तक हमारा एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रेस्क्राइब लिमिट को क्या नहीं कर जाता है, एक्सीड नहीं। यस, तो अभी हमने जूस निकाल लिया था सेक्शन 10 और सबसेक्शन किसका, 3 का। आइए हम आगे चलते हैं। सेक्शन 10 और सबसेक्शन कौन सा है, 4। सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 हमको क्या कह रहा है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन का मतलब यहां पर इस वर्ड के जूस का मतलब, चाहे आपने सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑप्ट करा हो और चाहे आपने सबसेक्शन 2A क्या करा हो, ऑप्ट करा हो, दोनों की ही यहां पर क्या कही जा रही है, बात की जा रही है। ओके, आगे का जूस, शैल नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम रिसिपेंट। इन्हें तो जीएसटी क्या करना होगा, पे करना होगा, लेकिन दोनों ही सप्लायर चाहे सबसेक्शन 1 के हो या 2A के हो, अपने रिसिपेंट से क्या नहीं कर सकेंगे, जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकेंगे। अपने रिसिपेंट से क्या नहीं कर सकते, जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो रिसिपेंट से क्या नहीं कर सकेंगे, जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकेंगे। बेसिकली वो रिसिपेंट को क्या देंगे, बिल ऑफ क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। तो पहली रेस्ट्रिक्शन अब क्या हो गया, कॉन्ट्ररी हो गया। इस एक्ट का अदर प्रोविजन तो क्या बोलता है कि आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपेंट से जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, लेकिन यहां पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 ने मना कर दिया कि आप क्या नहीं कर सकते, रजिस्टर्ड होते हुए भी क्या नहीं कर सकोगे, जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकोगे। कांट कलेक्ट क्या है, जीएसटी फ्रॉम किससे, रिसिपेंट से। फ्रॉम किससे, रिसिपेंट से आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकेंगे। ओके, बेसिकली आप उनको क्या देने वाले हो, बिल ऑफ क्या दोगे, सप्लाई दोगे, BOS बिल ऑफ क्या दोगे, सप्लाई दोगे। और हम क्या निकालते हैं, जूस निकालते हैं, एंड शैल नॉट अवेल एनी आईटीसी, शैल नॉट अवेल एनी आईटीसी। तो अगेन क्या हो गया, सब सेक्शन 4A ओवरराइड कर रहा है। अब सब सेक्शन 4 क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। रजिस्टर्ड होते हुए भी आप क्या नहीं ले सकेंगे, आईटीसी नहीं ले सकेंगे। तो नो क्या होगा, आईटीसी होगा। जब तक आप सब सेक्शन 1 और 2A में बने रहेंगे तब तक आपको क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपको अपना कंपोजिशन टैक्स किस में जमा कराना पड़ेगा, ऑलवेज कैश में ही जमा कराना पड़ेगा। ऑलवेज किस में जमा कराना पड़ेगा, आपको कैश में ही क्या करना पड़ेगा, जमा
कराना पड़ेगा। ये हमने सबसेक्शन 4 का क्या निकाल लिया, जूस निकाल लिया। ओके, सबसेक्शन 4 का क्या निकाल लिया, जूस निकाल लिया। पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू किससे होगा, कैश में होगा। पेमेंट किस में होगा, कैश में ही होगा। और रिसिपेंट से आप क्या नहीं कर सकेंगे, जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकेंगे। ये हमने सबसेक्शन 4 का क्या निकाला, जूस निकाला। आइए लास्ट सबसेक्शन 5 का जूस निकाले। लास्ट सबसेक्शन 5 का हम क्या निकाले, जूस निकाले। ए टैक्सेबल पर्सन इन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। इन एलिजिबल फॉर क्या है, कंपोजिशन स्कीम। बेसिकली कहने का मतलब यहां पर क्या है, कहने का मतलब हमारे यहां पर यह है, आप क्या हो, इन एलिजिबल हो। आप क्या हो, इन एलिजिबल हो, या फिर तो आप सबसेक्शन 2 की वजह से क्या हो, इन एलिजिबल हो, या सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में जो एग्रीगेट टर्नओवर था आपका एक्सीड कर रहा है, इस वजह से इन एलिजिबल हो, या फिर आप सबसेक्शन 2A से इन एलिजिबल हो। आप किसी भी से भी क्या हो, कंपोजिशन में इन एलिजिबल हो, चाहे 1 से, चाहे सबसेक्शन 2 से, और चाहे सबसेक्शन क्या है 2A से इन एलिजिबल हो। चाहे आपका टर्नओवर क्या है, ज्यादा है, या फिर आपको जो मना किया था वो आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, या फिर करंट ईयर में आपका टर्नओवर क्या कर गया, एक्सीड कर गया, फिर भी आप स्टिल हैविंग द अवेलिंग द स्कीम, आप कंपोजिट क्या कर रहे हैं, टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं। आप कंपोजिट टैक्स का क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। सेक्शन 10 से क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो भी डिफरेंशियल टैक्स होगा, डिफरेंशियल टैक्स, अगर कोई भी डिफरेंशियल टैक्स बनता है, अगर कोई डिफरेंशियल टैक्स बनता है, अगर का मतलब क्या हुआ, देखिए कंपोजिशन के अंदर चाहे आप क्या हो, मैन्युफैक्चर, रूल 7 क्या हो, क्लॉज ए हो, तो भी आपको एग्जेम्प्ट पे क्या करना है, टैक्स का पेमेंट करना है। किस पे करना है, एग्जेम्प्ट पे करना है। अगर आप क्लॉज बी हो तो भी आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई पे भी क्या करना होगा, टैक्स का पेमेंट करना होगा। ट्रेडर को नहीं करना है, किसको नहीं करना, ट्रेडर को नहीं करना है। अगर आप सबसेक्शन कौन से हो, 2A वाले हो, तो भी आपको किस पे करना है, एग्जेम्प्ट पे, क्योंकि आपको भी टर्नओवर इन स्टेट पे ही क्या करना है, पे करना है, एग्जेम्प्ट पे करना है। लेकिन इस एग्जेम्प्ट में पे नहीं करना है, एक्सक्लूडिंग कौन सा, इंटरेस्ट। एक्सक्लूडिंग कौन से, इंटरेस्ट पे आपको क्या नहीं करना है, पे नहीं करना। इंटरेस्ट भी कौन सा वाला, जूस निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट भी कौन सा वाला, डिपॉजिट वाला, तो उस पे आपको पे नहीं करना है। अदरवाइज आपको एग्जेम्प्ट पे क्या करना है, पे करना होता है। जबकि आपको नॉर्मल में एग्जेम्प्ट पे क्या नहीं करना होता है, पे नहीं करना होता है। तो यहां पर अगर आप इन एलिजिबल होते हुए भी आप अगर सेक्शन 10 से पेमेंट कर रहे हो, सेक्शन 10 से पेमेंट कर रहे हो, तो हम सबसे पहले आपका डिफरेंशियल टैक्स निकालेंगे, अगर निकलता है तो, क्योंकि नॉर्मल में तो एग्जेम्प्ट पे नहीं निकलेगा और कंपोजिशन में आपने एग्जेम्प्ट पे भी टैक्स पे करा होगा। तो सबसे पहले इसी वजह से हम डिफरेंशियल टैक्स निकालेंगे और आपसे हम क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। हम आपसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे विथ पेनल्टी लेवेबल अंडर सेक्शन 73 और 74। अच्छा, क्या जूस निकलेगा इसका, इसका मतलब यह है कि अगर आप नॉन फ्रॉड इंटेंशन से आपने कंपोजिशन पे कर दिया, अब नॉन फ्रॉड का मतलब है आप रिटर्न के अंदर सब कुछ क्या कर रहे थे, बता रहे थे कि मैं तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, मैं तो क्या कर रहा हूं, इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहा हूं, और फिर भी कंपोजिशन पे कर दिया। मतलब इंटेंशन किसकी नहीं थी, फ्रॉड की नहीं थी, तब भी रिटर्न में सही जानकारी दी। तो फिर ऐसी स्थिति में पेनल्टी सेक्शन 73 वाली होगी। और अगर आपने मान लीजिए क्या करा, फ्रॉड करा, आप क्या कर रहे हो, इन एलिजिबल हो, लेकिन वो रिटर्न में आप शो नहीं कर रहे हो, रिटर्न में शो नहीं कर रहे हो, तो फिर आप पे प्रोसीडिंग कौन सी वाली लगाएंगे, 74 वाली लगाएंगे। और दोनों के अंदर पेनल्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। 74 की पेनल्टी 73 की पेनल्टी से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कोई इन एलिजिबल है, सब सेक्शन किससे, 1 से इन एलिजिबल है, 2 से या 2A से, स्टिल कंपोजिशन क्या कर रहा है, पे कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसका क्या निकाला जाएगा, सबसे पहले तो उसका डिफरेंशियल टैक्स निकालेंगे। सबसे पहले हम उसका क्या निकालेंगे, डिफरेंशियल टैक्स निकालेंगे। और अगर डिफरेंशियल टैक्स निकल गया तो वो डिफरेंशियल टैक्स भी किससे लेंगे, इंटरेस्ट से लेंगे। और साथ में हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, पेनल्टी भी लगाएंगे। हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, पेनल्टी भी लगाएंगे, अगर कोई डिफरेंशियल टैक्स बन गया तो। ओके, तो ये हमारा सबसेक्शन कौन सा हुआ, 5 हुआ। ये हमारा सबसेक्शन कौन सा है, 5 है। आइए अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, रिमूवल ऑफ डाउट पे। रिमूवल ऑफ डाउट,
फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। आइए एग्रीगेट टर्नओवर का जूस निकालें। एग्रीगेट टर्नओवर का क्या निकालें? जूस निकालें। तो एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो हमारे यहां पर दो जगह काम पे आया है। एक तो काम आया है प्रीसीडिंग किसमें? फाइनेंशियल ईयर में। ओके, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। 1.5 करोड़ 75 लाख और कितना है? 50 लाख। और दूसरा काम आता है कौन से में? करंट फाइनेंशियल ईयर में। करंट फाइनेंशियल ईयर में सब सेक्शन 3 ने कहा था जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट को एक्सीड कर गया तो आपकी कंपोजिशन स्कीम लैप्स हो जाएगी, सीज हो जाएगी। तो एग्रीगेट टर्नओवर जो वर्ड काम लिया गया है वो दो रेस्पेक्ट में है। एक तो करंट ईयर में कब तक पे करना है, ओके, कब तक पे करना है, और दूसरा कौन सा है? एलिजिबिलिटी के लिए, मतलब ऑप्ट करने के लिए है, ऑप्ट करने के लिए। अब हमको यहां पर एक्सप्लेनेशन रिमूवल ऑफ डाउट क्या कहता है? रिमूवल ऑफ डाउट ये कहता है चाहे एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का निकालना हो चाहे इस साल का निकालना हो, इस एग्रीगेट टर्नओवर में शैल नॉट इंक्लूड, शैल नॉट इंक्लूड कौन सी एग्जेम्प्ट सप्लाई? सिर्फ और सिर्फ कौन सा? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। सिर्फ और सिर्फ कौन सा? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अदरवाइज एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आपको मालूम है सब कुछ इंक्लूड होता है, चाहे वो सप्लाई कौन सी हो, टैक्सेबल हो, चाहे वो सप्लाई कौन सी हो, चाहे वो सप्लाई कौन सी हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, चाहे वो सप्लाई कौन सी हो, इंट्रा हो, और चाहे वो सप्लाई कौन सी हो, इंटर हो। चाहे वो सप्लाई इंटर हो, इंटर के अंदर एक्सपोर्ट भी आ गया है, अलग से लिख भी सकते हैं, और चाहे वो सप्लाई कौन सी हो, एक्सपोर्ट हो, सब आएगी इसके अंदर। लेकिन ये जो एग्जेम्प्ट है, ये जो एग्जेम्प्ट है, ये जो एग्जेम्प्ट है, इस एग्जेम्प्ट का एक एक्सक्लूजन है, इसके अंदर एक्सेप्शन है, और वो है कौन सा? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। वो कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन क्या है? डिपॉजिट। तो पिछले साल आपको जितना भी इंटरेस्ट मिला है वो एग्रीगेट टर्नओवर में आप इंक्लूड नहीं करेंगे, और उसे एक्सक्लूड करके देखेंगे कि टर्नओवर अब 1.5 करोड़ को एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा। इस साल जो एलिजिबिलिटी देखेंगे 1.5 करोड़ तक, 50 लाख तक, 75 लाख तक, उसमें भी इंटरेस्ट को क्या नहीं करेंगे? इंक्लूड नहीं करेंगे। और 1.5 करोड़ तक, 75 लाख तक, 50 लाख तक आप कंपोजिशन स्कीम क्या कर सकेंगे? ऑप्ट कर सकेंगे। यह पहला एक्सप्लेनेशन से रिमूवल ऑफ डाउट कर दिया है। कौन से का? एग्रीगेट टर्नओवर का। किसका हुआ है? ये क्या है? एग्रीगेट कौन सा है? टर्नओवर है। आई थिंक बात समझ में आ गई है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमको दूसरा है, दूसरा हम काम लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से अब समझिएगा। अब है टर्नओवर इन स्टेट। अब कौन से की बात कर रहे हैं? टर्नओवर इन स्टेट। अब हम बात कर रहे हैं टर्नओवर इन स्टेट की। एक्सप्लेनेशन 2 फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्या है? टैक्स पेबल बाय ए पर्सन अंडर दिस सेक्शन टर्नओवर इन स्टेट। आइए इस वर्ड का भी जूस निकाल दें आपके लिए। इस वर्ड का भी क्या निकालें हम? जूस निकाले टर्नओवर। यस, तो अब हम जूस निकाल लेते हैं किसका? टर्नओवर इन किसका? स्टेट का हम क्या निकालने वाले हैं? जूस निकालते हैं। तो टर्नओवर इन स्टेट, ये रहा हमारा टर्नओवर इन स्टेट। टर्नओवर इन स्टेट का जूस क्या होता है कि ये हमेशा जीएसटीएन बेसिस निकलता है। कैसे बेसिस निकलता है? जीएसटीएन बेसिस। अच्छा, इस टर्नओवर इन स्टेट भी, ये भी हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखते हैं। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखते हैं कौन सा? जब हम सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अंदर सप्लाई ऑफ सर्विस की लिमिट देखते हैं। हम किसकी लिमिट देखते हैं? कितनी सप्लाई ऑफ क्या कर सकते हैं? सर्विस कर सकते हैं। तो पिछले साल का जितना भी टर्नओवर इन स्टेट होता है उसका हम क्या लेते हैं? 10% लेते हैं। तो सप्लाई ऑफ सर्विस की लिमिट चेक करने के लिए तो वो पिछले साल का लेते हैं। और हम एक लेते हैं कौन से ईयर का? करंट फाइनेंशियल ईयर का भी लेते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि हमको टर्नओवर इन स्टेट पे क्या करना होता है? पे करना होता है। जो हमको किस में रेट दी है? रूल 7 में रेट दी है। रूल 7 में क्या दी है? रेट दी है। और सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A के लिए 3% प्लस 3% जो रेट दी है वो हमें पे करना होता है। किसका? टर्नओवर इन स्टेट का। वो लेते हैं हम किसका? करंट फाइनेंशियल ईयर में। अब इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन रिमूवल ऑफ क्या करा है? डाउट करा है कि अब इस टर्नओवर इन स्टेट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा? इंटरेस्ट। सेम, ना तो एग्रीगेट टर्नओवर में होगा और ना ही किस में होगा? टर्नओवर इन स्टेट। इंटरेस्ट कौन सा? डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है। किसका जो होता है? डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है। तो सेम बात यहां पर ही हो गई। ये जो हम निकालेंगे तो इसके अंदर एक्सक्लूड कर देंगे,
एक्सक्लूड कर देंगे किसको, इंटरेस्ट को। और इंटरेस्ट कौन सा, इंटरेस्ट का भी जूस निकाल देते हैं। इंटरेस्ट कौन सा, डिपॉजिट वाला। तो इंटरेस्ट को ना तो एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ना ही करंट फाइनेंशियल ईयर, ना ही टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और ना ही टर्नओवर इन स्टेट ऑफ कौन सा करंट फाइनेंशियल ईयर, उसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम उसमें क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब इंटरेस्ट पे हमको क्या नहीं करना होगा, पे नहीं करना होगा। इंटरेस्ट पे हमको क्या नहीं करना होगा, पे नहीं करना होगा, ना मैन्युफैक्चरर को, ना ही शेड्यूल सेकंड पैरा 6 क्लॉज बी को, ना ट्रेडर को, ना ही सेक्शन 10 और सबसेक्शन किसको, 2A वाले को। ओके, ये बात समझ में आ गई। ये हमारा सबसेक्शन 5 था। अब हम यहां पर एक और क्या करते हैं, जूस निकालते हैं। और हमारा डिपार्टमेंट से क्वेश्चन ये है, मान लीजिए 2021 के अंदर हम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए। ध्यान से समझिएगा, हम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए। जूस निकालते हैं कौन से वर्ड का, लाइबल फॉर किसका, रजिस्ट्रेशन होने का। तो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब होते हैं, जैसे ही हमारा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाता है, 22 सबसेक्शन 1 में दी गई किससे, लिमिट से, दी गई किससे, लिमिट से क्या कर जाता है, एक्सीड कर जाता है। ओके, तो जैसे ही हमारा टर्नओवर क्या कर गया, एक्सीड कर गया, जो भी लिमिट है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, जो भी लिमिट एप्लीकेबल है, जैसे ही हम क्या होते हैं, एक्सीड करते हैं, हम लाइबल फॉर क्या हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। अब हमारा सवाल यह है, जैसे कि मान लेते हैं हम कि हमारा फर्स्ट ऑफ किसको, जून को, 2000 किसको, 20 को हमारा एग्रीगेट टर्नओवर क्या कर गया था, एक्सीड कर गया था 22 सबसेक्शन 1 में दी गई किसको, लिमिट को एक्सीड कर गया। जूस निकला कौन सा, मतलब 10 लाख को एक्सीड कर गया, या फिर 20 लाख को एक्सीड कर गया, या फिर 40 लाख को क्या कर गया, एक्सीड कर गया। अब जब तक हमारा क्या नहीं था, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज 31 ऑफ मई। जूस निकला 31 ऑफ मई 2000 कौन से, 20 तक हम पे क्या नहीं होगी, कोई भी लेवी नहीं होगी। मतलब 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख तक तो हम पे कोई भी क्या नहीं हुआ, जीएसटी लेवी नहीं हुआ। जब जीएसटी लेवी नहीं हुआ तो कोई भी क्या नहीं है, नो टैक्स क्या है, पेबल है। नो टैक्स पेबल, कोई भी टैक्स पेबल नहीं है। चाहे आप कंपोजिशन क्या करें, ऑप्ट करें, और चाहे आप कंपोजिशन क्या ना करें, ऑप्ट ना करें। चाहे आप 9(1) से पेमेंट करें और चाहे आप सेक्शन 10 से करें। ओके, जब लेवी नहीं है तो टैक्स का क्या नहीं होना है, पेमेंट ही नहीं होना है। जब लेवी नहीं है तो टैक्स का क्या नहीं होना है, पेमेंट नहीं होना है। अब हमारा यहां पर सवाल बनता है, अब हमारा ये सवाल बनता है, जो हमारा क्या है, टर्नओवर है। अब हमारा जो क्या हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन के बाद में। किसके बाद में, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन के बाद में। जब हम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए उसके बाद में हमारा जो टर्नओवर हो रहा है, तो अब हम कंपोजिशन जो पे करेंगे, अब हम जो क्या करेंगे, कंपोजिशन हम जो क्या करने वाले हैं, पे करने वाले हैं। तो अब हमको ऊपर क्या, हमको अगर हमारा लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन 10 लाख पे था तो क्या हमें 1.4 पे हमको 1.4, इसका मतलब 1 करोड़ और कितना हो गया, 40 लाख तक कंपोजिशन मिलेगा। या फिर हम अब ऊपर 1.50 लाख तक क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन ले सकते हैं। अगर हम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए थे, जैसे ही टर्नओवर हमारा 20 लाख को एक्सीड करा, तो क्या अब हमें ऊपर 1.30 लाख तक क्या मिलेगा, कंपोजिशन मिलेगा। या फिर वही अब ऊपर और 1.5 करोड़ तक हम क्या ले सकेंगे, कंपोजिशन ले सकेंगे। ये हमारा क्या निकल रहा है, जूस निकलता है। अगर हमारा लिमिट कितनी थी, मान लीजिए 40 लाख थी, तो क्या हमें ऊपर 1.1 CR तक मिलेगा, या फिर हमें ऊपर फ्रेश 1.5 CR तक क्या ले सकेंगे, हम कंपोजिशन ले सकेंगे। ओके, वन मोर एग्जांपल हम कर देते हैं, किसके लिए, ओके सेम कर लेते हैं 50 लाख के रिस्पेक्ट में। जैसे ही हमारा टर्नओवर 10 लाख को क्या करा, एक्सीड करा, तो क्या अब हमें रिमेनिंग 40 लाख पे मिलेगा, या फिर फ्रेश 50 लाख पे हम क्या ले सकेंगे, कंपोजिशन ले सकेंगे सबसेक्शन 2A में। या फिर हमारी लिमिट रजिस्ट्रेशन की 20 लाख थी, तो क्या हमें 30 लाख तक मिलेगी, या फ्रेश 50 लाख तक हम क्या ले सकेंगे, कंपोजिशन ले सकेंगे। पहले 3 एग्जाम्पल तो हमने
फर्स्ट 3 जूस तो हमने निकाले सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के लिए, और अगले 2 एग्जाम्पल हमने बनाए हैं, नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल बनाए हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के लिए। ये हमारा क्या बन रहा है, जूस बन रहा है कि अब हम जब लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो उसके ऊपर फ्रेश 50 लाख की लिमिट मिलेगी, फ्रेश 75 लाख की लिमिट मिलेगी, या फ्रेश 1.5 करोड़ की क्या मिलेगी, लिमिट मिलेगी, फ्रेश 1.5 करोड़ की लिमिट मिलेगी। तो इसका जूस सुनिएगा, आंसर सुनिएगा, आपको ऊपर क्या मिलेगी, 1.5 CR तक पे कर सकेंगे, ऊपर 1.3 CR तक पे कर सकेंगे, ऊपर 1.1 CR तक ही पे कर सकेंगे, ऊपर 40 लाख तक ही पे कर सकेंगे, ऊपर 30 लाख तक ही पे कर सकेंगे। ऐसा जूस क्यों निकला, ऐसा जूस क्यों निकला, ऐसा जूस इसलिए निकला क्योंकि सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 ने कहा था जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर जिस दिन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए वो टर्नओवर और उसके आगे का टर्नओवर पूरा मिला के, जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में, कौन से में, करंट फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर जाता है, क्या कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, जो भी क्या दी है, लिमिट दी है, ओके 1.5 CR 75 लाख 50 लाख, तो आपकी कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, ओके क्या हो जाएगी, कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, ओके। और एग्रीगेट टर्नओवर हम जब निकालते हैं, हम जब क्या निकालते हैं, एग्रीगेट क्या निकालते हैं, टर्नओवर निकालते हैं, तो उसमें अप टू दी डेट का जूस क्या निकल रहा है, अप टू दी डेट ऑफ, कौन सा है, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आप लायबल फॉर क्या हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हालांकि वहां पे आपको टैक्स पे नहीं करना है, उस पे टैक्स पे नहीं करना है क्योंकि उस समय लेवी नहीं थी, लेकिन वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड जरूर होगा, वो क्या होगा, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या होगा, इंक्लूड जरूर होगा। तो उसके ऊपर जो आप टर्नओवर करेंगे 30 लाख का, उसके ऊपर जो टर्नओवर करेंगे आप 40 लाख का, उसके ऊपर जो टर्नओवर करेंगे 1 करोड़ 10 लाख का, 1 करोड़ कितने का, 30 लाख का, 40 लाख का, जो भी करेंगे उस पे आप कंपोजिशन क्या कर सकेंगे, पे कर सकेंगे। तो ये हमने अभी क्या निकाल लिया है, जूस निकाल लिया, और ये जूस हमको किससे दिया है, एक्सप्लेनेशन से दिया है, कि एक्सप्लेनेशन ने कहा ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आप लायबल फॉर क्या हुए, रजिस्ट्रेशन हुए, डेट इज लायबल फॉर क्या हुए, रजिस्ट्रेशन हुए, क्या हुए हैं, जिस दिन भी दिन आप लायबल फॉर क्या हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए, उस दिन तक जो भी टर्नओवर हुआ वो 1.5 करोड़ में आपके क्या होगा, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। हालांकि उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है, अप टू द डेट फॉर क्या, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन जो टर्नओवर होगा, अप टू द डेट फॉर कौन सा, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है, ओके। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर की कंप्यूटेशन में वो क्या होगा, इंक्लूड होगा। कहने का मतलब यह है कि हमको 20 लाख के ऊपर 30 लाख पे ही क्या मिलेगी, कंपोजिशन स्कीम पे टैक्स पे करने की हमको क्या मिलेगी, परमिशन मिलेगी। अगर 10 लाख पे रजिस्ट्रेशन था तो ऊपर 40 लाख पे ही हम क्या कर सकेंगे, पे कर सकेंगे। 40 लाख के ऊपर 50 लाख नहीं मिलेगा, 20 लाख के ऊपर क्या नहीं मिलेगा, 50 लाख हमको नहीं मिलेगा। तो ये हमने जूस निकाल लिया। फ्रेश 1.5 करोड़ नहीं मिलेंगे, फ्रेश 1.5 करोड़ नहीं मिलेंगे, फ्रेश क्या नहीं मिलेंगे, 1.5 करोड़ नहीं मिलेंगे, फ्रेश 50 लाख नहीं मिलेगा, फ्रेश क्या नहीं मिलेगा, 50 लाख नहीं मिलेगा। तो ये हमने सेक्शन 10 का क्या निकाला है, अभी तक का जूस